आईएएस पूजा सिंघल पर बढ़ती जा रही है ईडी की दबिश। कल भी पूजा सिंघल, उनके पति अभिषेक झा और सीए सुमन कुमार सिंह से घंटों हुई पूछताछ। राज्य में पहले चरण के लिए कल होने वाले मतदान को लेकर तैयारियां पूरी। पोलिंग पार्टियों को मतदान केंद्रों के लिए किया जा रहा है रवाना। गिरिडीह में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, अन्य 5 लोग घायल। पिछले कई दिनों से लगातार जिले में बढ़ रहा है सड़क दुर्घटना का मामला। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में अधिकतम तापमान में वृद्धि की संभावना। 17 मई को कई इलाकों में हल्की बारिश का पूर्वानुमान। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति का शुभारंभ करेंगे। इंदौर में आयोजित मध्य प्रदेश स्टार्टअप सम्मेलन में श्री मोदी स्टार्टअप समुदाय को भी संबोधित करेंगे। में प्रधानमंत्री स्टार्टअप समुदाय को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश स्टार्टअप पोर्टल का भी शुभारंभ करेंगे, जो प्रदेश में स्टार्टअप उद्यमों के लिए जो पूरा एक माहौल है उसे बनाने में मदद करेगा। मध्य प्रदेश स्टार्टअप सम्मेलन में सरकार और निजी क्षेत्र के नीति निर्माता, नवाचार प्रवर्तक, शिक्षाविद, निवेशक, संरक्षक, अन्य हितधारक भाग लेंगे। सम्मेलन के दौरान विभिन्न सत्रों में स्टार्टअप उद्यमी शिक्षा जो संस्थान है उनके जो प्रमुख हैं उनके साथ वार्ता भी करेंगे। इसके अलावा स्टार्टअप आरंभ करने से संबंधित विशेष सत्र में नीति निर्माता, मार्गदर्शन और फंड कलेक्टिंग यानी धन जुटाने के विभिन्न जो अलग अलग रिसोर्सेज हैं उनके बारे में जानकारी देंगे। इस सम्मेलन में स्टार्टअप उद्यमियों को जो निवेशक हैं उनसे संपर्क बनाकर अवसर मिलेगा और स्टार्टअप के संवर्धन के साथ साथ जो ब्रांड वैल्यू होती है उसकी जानकारी भी। एक स्टार्टअप एक्सपो भी लगाया जाएगा जिसमें नए रुझान और जो नए नवोन्मेष हुए हैं उनके बारे में जानकारी दी जाएगी। भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी पूजा सिंघल पर प्रवर्तन निदेशालय का दबाव बढ़ता जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने कल भी पूजा सिंघल, उनके पति अभिषेक झा और सीए सुमन कुमार सिंह से कई घंटों पूछताछ की। इस दौरान प्रवर्तन निदेशालय को कई महत्वपूर्ण जानकारियां हाथ लगी हैं। ईडी की रिमांड में सीए सुमन कुमार सिंह ने कई खुलासे किए हैं। ईडी को सुमन सिंह ने पूछताछ में बताया है कि उनके घर से बरामद अधिकांश नकद राशि आईएएस पूजा सिंघल की है, जो उनके निर्देश पर एकत्रित की गई थी। सीए ने बताया है कि पूजा सिंघल के निर्देश पर उनके परिवार के स्वामित्व वाले पल्स अस्पताल की जमीन खरीदने के लिए एक प्रसिद्ध बिल्डर को 3 करोड़ नकद दिए गए थे। झारखंड समेत देश भर में कोरोना से जंग जारी है और लगातार कोरोना वीरों को इस खतरनाक वायरस पर विजय मिल रही है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 2827 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस अवधि में 3295 लोग संक्रमण मुक्त भी हुए हैं। 24 घंटों में 3295 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो गए, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98% है। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 0.69% दर्ज किया गया और दैनिक पॉजिटिविटी रेट फिलहाल ½ से ज्यादा है। इधर झारखंड में कोरोना की रफ्तार में कमी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में कोविड के 9 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। इनमें चतरा के 8 और पूर्वी सिंहभूम के 1 मरीज शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस अवधि में 4 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। वहीं राज्य में कोविड के सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 39 हो गई है। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। देश में अब तक कोविड के 1 अरब 90 करोड़ 99 लाख से अधिक डोज लगाए जा चुके हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने कल राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता समाप्त करने की मांग की।
पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास कल दिन में प्रेस वार्ता करने के बाद शाम में राज्यपाल के दरबार पहुंचे। यहां एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर मुख्यमंत्री की विधानसभा सदस्यता समाप्त करने की मांग की। मुख्यमंत्री सत्ता में काबिज हुए और सत्ता में काबिज होते सबसे पहला काम जो CNT एक्ट का उल्लंघन था उनकी पत्नी के नाम पर, उसको रेगुलाइज करने का काम किया। ये भी आर्थिक कदाचार, भ्रष्टाचार का काम है। इस पर भी PC एक्ट लगे और मुख्यमंत्री जी को आयोग घोषित करे। सिर्फ आयोग घोषित नहीं करे, इसको 6 साल के तहत ये चुनाव ना लड़े। ये भी हम श्री दास ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पद का दुरुपयोग किया है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और CNT एक्ट का उल्लंघन किया है। ऐसे में उन पर मुकदमा भी दर्ज किया जाना चाहिए। और CNT एक्ट में प्रावधान है कि क्रेता और विक्रेता दोनों उसी थाने का होना चाहिए। और इन्होंने उल्लंघन करके इन्होंने स्वराय भवन का, जो हमारे राजू उरांव और एक और समथिंग उरांव, जो जमीन की कीमत करोड़ों रुपए में थी, उसको 9 लाख रुपए में लिए। वित्तीय अनियमितता का कदाचार भी किया, साथ ही CNT एक्ट का उल्लंघन भी किया। ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पद का दुरुपयोग करते हुए, जब हमारी सरकार थी तो हम लोग ने इसको जांच कराने का काम की और जांच की प्रक्रिया चल रही थी। इस बीच सरकार चली गई। प्रतिनिधिमंडल में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी समेत पार्टी के कई अन्य पदाधिकारी शामिल थे। निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा चुनाव की घोषणा कर दी है। इनमें झारखंड की 2 सीटों सहित 15 राज्यों की 57 सीटों पर 10 जून को चुनाव होंगे। झारखंड से भाजपा के मुख्तार अब्बास नकवी और महेश पोद्दार का कार्यकाल पूरा होने के कारण ये चुनाव हो रहे हैं। संख्या बल के हिसाब से इसमें से एक सीट UPA को और दूसरी सीट भाजपा को मिल सकती है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने बताया कि राज्यसभा चुनाव में भाजपा अपना उम्मीदवार उतारेगी। ये सभा के उसको भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है। लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ में एक राज्यसभा है, जहाँ उसको उच्च सदन कहा जाता है। वहाँ पर झारखंड के विषयों को जो निर्वाचित होंगे वह बहुत ही अच्छे ढंग से रखें, ये मेरी शुभकामना। तो कोई झारखंडी होंगे इस बार या बाहर से होंगे या झारखंड का होगा? देखिए, पहले तो इस प्रश्न भारतीय जनता पार्टी ने जो सत्तारूढ़ दल से पूछिए कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनाएगा कि नहीं बनाएगा, या उनके परिवार से बनेगा। आप कांग्रेस के लोगों से पूछिए कि कांग्रेस के नेता, कांग्रेस का नेतृत्व भारतीय झारखंड के कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता को बनाएंगे या दिल्ली से भेजे जाएंगे, ये सवाल उनका है। भारतीय जनता पार्टी का सवाल जहाँ है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पिछले बार गया और मेरा कोई परिवारवाद पर नहीं था, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता ही वहाँ पर। वो कार्यकर्ता झारखंड से होंगे या फिर? निश्चित तौर पे आप देखते जाइए, लेकिन हमारा केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व दोनों मिलकर चीजों को तय करता है, लोकतांत्रिक तरीके से करता है। इधर झामुमो के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि राज्यसभा चुनाव में आंकड़ा UPA के साथ है। उन्होंने कहा कि दोनों सीटों पर जीत हासिल करने की कोशिश की जाएगी। श्री भट्टाचार्य ने कहा कि झामुमो एक सीट पर उम्मीदवार खड़ा करेगा ही और गठबंधन के अंदर बात होगी। उन्होंने बताया कि भाजपा को शिकस्त देने के लिए पूरी ताकत से लड़ेंगे। राज्य में कल होने वाले पंचायत चरण के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुदूरवर्ती क्षेत्रों के लिए मतदान कर्मियों की रवानगी शुरू हो गई है। पहले चरण में राज्य के 21 जिलों के 72 प्रखंडों में 146 जिला परिषद सदस्य, 1405 पंचायत समिति सदस्य, 1127 मुखिया तथा 14,089 पंचायत सदस्य के लिए वोट डाले जाएंगे।
उधर गोड्डा जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए आज सामग्रियों का वितरण किया जा रहा है। गोड्डा कॉलेज परिसर में सभी स्थानों के लिए चुनाव सामग्रियां वितरित की जा रही हैं। उपायुक्त भोर सिंह यादव ने बताया कि सुंदर पहाड़ी, गोड्डा और पोड़ैया हाट प्रखंडों में कल होने वाले चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण में बोकारो जिले के गोमिया और पेटरवार में कल मतदान होना है। इसको लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पोलिंग पार्टियों को रवाना करने से पहले उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने विभिन्न क्लस्टरों एवं मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए सभी सुविधाओं का इंतजाम किया गया है। गोमिया और पेटरवार में जो पहला मतदान फेज में जो चुनाव होना है और यहाँ के क्षेत्र की सेंसिटिविटी प्रोफाइलिंग देखते हुए नक्सल पॉइंट ऑफ व्यू, नॉन नक्सल पॉइंट ऑफ व्यू से या अन्य प्रकार से संवेदनशीलता जो है उसको लेकर के बड़ी ही डिटेल में प्लानिंग की गई है और बूथ को उसी हिसाब से सेग्रीगेट किया गया है। शांतिपूर्ण और भयमुक्त माहौल में निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने को लेकर पुलिस बलों की तैनाती की गई है। जिले के पुलिस अधीक्षक ने सभी कर्मियों को कंट्रोल रूम के संपर्क में रहने और संदिग्ध परिस्थितियों की जानकारी देने को कहा है। अति संवेदनशील अगर नक्सल कारण से है तो उसको अलग उसका ट्रीटमेंट है, उसके लिए अलग तरह से फोर्स डिप्लॉयमेंट है। राजनीतिक या कोई और सामाजिक कारण है तो उसको अलग तरह से डिप्लॉयमेंट है। सारी चीज़ को डिसाइड करने के बाद ही आज हम लोग को जो विजिट हुआ है उससे पहले ऑलरेडी 2-3 राउंड हम लोगों ने उस चीज़ को स्टडी किया है और उसी के हिसाब से हम लोग फोर्स डिप्लॉय किए हैं। इन दोनों प्रखंडों में कई इलाके नक्सल प्रभावित भी हैं, जिसे देखते हुए सुरक्षा के खास बंदोबस्त किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 के उपलक्ष्य में आज देश भर में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न इकाइयों में योगोत्सव काउंटडाउन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके तहत कर्मचारियों और उनके परिवार के लोगों ने एक साथ योग किया। दूरदर्शन केंद्र रांची के परिसर में आज सवेरे योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें केंद्र के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ उनके परिवार के लोग शामिल हुए। केंद्र प्रमुख आर.के. राव ने योगोत्सव के बारे में जानकारी दी। 75 इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है और इसके उपलक्ष्य में हम लोग आज़ादी कमेमोरेट्स कर रहे हैं। में आज हम दूरदर्शन कैंपस में योगा कर रहे हैं। इससे हम लोग मैसेज देना चाहते हैं कि सभी लोग को प्रतिदिन योगा करना चाहिए। योगोत्सव काउंटडाउन कार्यक्रम को लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ साथ उनके परिवार के लोगों में भी उत्साह दिखा। महिला कर्मियों ने भी अपनी भागीदारी दिखाई। आजकल जितना बिजी शेड्यूल का अंदर में भी महिला लोग को मेरा रिक्वेस्ट है 10 मिनट अपना शरीर के लिए देने के लिए, जो कि आपका सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। सब कुछ तो करते हैं, खाना पीना सब कुछ चलता है, लेकिन आपका शरीर को आप खुद देखिए। खास बात यह रही कि योग गुरु कलीम खान के साथ साक्षी कुमारी और सर्जना राठौर जैसी बच्चियों ने यहाँ मौजूद लोगों को योगाभ्यास कराया। योगा करना अभी के समय में बहुत जरूरी है और ये कोरोना काल भी है, इसलिए सभी को फिजिकल स्ट्रॉन्ग रहना है। योगा करने से बहुत ही फायदा है। योगा आज के बिजी लाइफस्टाइल में सबसे इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आपको ये हेल्दी रखता है। आपको बहुत सारे आजकल बीमारी जो बहुत कॉमन है, ओबेसिटी एंड हाइपरटेंशन, इसको कॉन्कर करने में हेल्प करता है। आज के टाइम में योगा करना बहुत मस्ट हो गया, क्योंकि आजकल हमारे बॉडी स्ट्रांग रहेंगे तभी हम लाइफ में कुछ आगे प्रूव कर पाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर देश भर में जागरूकता फैलाया जा रहा है। इस कड़ी में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश भर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। द आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर जी का आज 66वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। इस मौके पर रांची समेत राज्य भर में कई जन जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। द आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर के 66वें जन्मदिन और संस्था के 40 वर्ष पूरे होने के अवसर पर देश और दुनिया में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में झारखंड इकाई की ओर से रांची में युवाओं को नशे की लत से बचाने पर जोर दिया जा रहा है। योग गुरु पंचानन सिंह बताते हैं कि बढ़ते तनाव के कारण युवा वर्ग नशे की ओर भटक रहे हैं। ऐसे में उन्हें योग से जोड़कर स्वस्थ जीवन देने की जरूरत है। अगर नशा से मुक्त नहीं होंगे तो कल का भविष्य अंधकार में रहेगा। इसीलिए झारखंड आर्ट ऑफ लिविंग परिवार
आज के दिन से नशा विमुक्तिकरण अभियान शुरू कर रहा है। कोरोना काल में लोगों को योग से जोड़े रखने के लिए संस्था की ओर से ऑनलाइन क्लासेस चलाए थे। स्थितियां अब सामान्य हो गई हैं। ऐसे में द आर्ट ऑफ लिविंग ऑफलाइन माध्यम से योग कराने पर जोर दे रहा है। पूरे झारखंड में अब सब जगह हर डिस्ट्रिक्ट में 40वां साल पूरे झारखंड क्या पूरे वर्ल्ड में सारी जगह में इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कहने पर गुरुदेव ने यूक्रेन में भी काफी बड़ा काम किया है और अभी भी हम लोग का सेवा का काम यूरोप में चल रहा है। द आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की ओर से दुनिया भर में योग के साथ विश्व शांति से जुड़े पहलुओं पर लगातार काम किया जाता रहा है। इसके अलावा संस्था की ओर से नदियों को पुनर्जीवित करने, महिला सशक्तिकरण, नशा उन्मूलन और तनाव मुक्त जीवन पर लगातार काम किया जा रहा है। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। गिरिडीह जिले में इन दिनों सड़क दुर्घटनाओं में अप्रत्याशित वृद्धि देखी जा रही है। जिले में कोई ऐसा दिन नहीं है जब दुर्घटना में 1-2 लोग नहीं मर रहे हों। जिले में पिछले 24 घंटे के दौरान 3 लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन लोग घायल हो गए। आज सवेरे बगोदर सरिया रोड हेठली पुल ढिबरा के पास सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए बगोदर सामुदायिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और अब मौसम की बात। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में कल रात हल्की बारिश दर्ज की गई। वहीं कई इलाकों में आज अधिकतम तापमान में वृद्धि की संभावना है। हालांकि बीच बीच में आसमान में बादल छा सकते हैं। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि 17 मई को राज्य के कई इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। इधर चक्रवाती तूफान आसानी का असर कम हो गया है। हालांकि बंगाल से सटे इलाके में बारिश हो रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कान फिल्मोत्सव में दिखाई जाने वाली फिल्मों की सूची जारी की है। इसमें आर माधवन की फिल्म रॉकेटरी भी शामिल है, जिसका विश्व प्रीमियर किया जाएगा। भी शामिल है जिसमें आर माधवन ने मुख्य भूमिका निभाई है। इस फिल्म का प्रीमियर जहां प्लाइज में होगा, वहीं बाकी फिल्मों का प्रदर्शन ओलंपिया थिएटर में किया जाएगा। 75वें फिल्म समारोह में मराठी फिल्म गोदावरी, हिंदी फिल्म अल्फा बीटा गामा, मिशिंग फिल्म बूमराइट, हिंदी मराठी फिल्म धुई के अलावा मलयालम फिल्म ट्री फुल ऑफ पैरट्स प्रदर्शित की जाएगी। आईपीएल क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। मैच मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। होंगे मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मैच के लिए प्लेऑफ के लिए दोनों ही टीमों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस सीजन में आरसीबी ने अब तक 12 मैच खेले हैं, जिनमें उसे 7 मैचों में जीत मिली है। फाफ डुप्लेसिस की कप्तानी वाली आरसीबी की टीम अगर 2 मैचों में 2 जीत दर्ज करती है तो उसे आसानी से प्लेऑफ में जगह मिल जाएगी। वहीं पंजाब किंग्स अब तक 11 मैचों में से 5 में जीत दर्ज कर पाई है। आज खेले जाने वाले मुकाबले में आरसीबी अगर जीत दर्ज कर पाती है तो उसे प्लेऑफ में पहुंचने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं आईपीएल क्रिकेट में कल मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। 14.5 ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। मुंबई की तरफ से तिलक वर्मा ने सर्वाधिक 34 रन बनाए और नाबाद रहे। मुंबई की जीत के साथ ही 4 बार की चैंपियन चेन्नई अब प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई है। आईपीएल के इतिहास में ये पहली बार है जब चेन्नई और मुंबई दोनों टीमें प्लेऑफ में जगह नहीं बना पाई। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप प्रतियोगिता में पहली बार पदक सुनिश्चित करके इतिहास रचा है। भारतीय टीम ने कल बैंकॉक में क्वार्टर फाइनल मुकाबले में मलेशिया पर रोमांचक जीत हासिल की है। भारतीय टीम की शुरुआत खराब रही थी, लेकिन भारतीय शटलर प्रणव रॉय ने निर्णायक मुकाबले में भारतीय टीम को जीत दिला दी। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने इस टूर्नामेंट में अपना पहला पदक पक्का कर लिया है। सेमीफाइनल में भारत का सामना डेनमार्क और कोरिया के बीच होने वाले दूसरे क्वार्टर फाइनल मैच के विजेता से होगा। गौरतलब है कि भारतीय टीम इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में 43 साल बाद पहुंची है। इससे पहले टीम 1952, 1955 और 1979 में सेमीफाइनल में पहुंची थी। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से।
बोकारो जिले के अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ योगेश कुमार सिंह की अदालत ने प्रेमी के साथ अकेले पकड़े जाने के बाद चचेरे भाई और उसके 3 मित्रों के द्वारा पिटाई के बाद दुष्कर्म और हत्या के मामले में सभी 4 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही सभी को 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई। रांची नगर निगम ने नए नियमावली के तहत होल्डिंग टैक्स की वसूली शुरू कर दी है। रांची नगर निगम के उप नगर आयुक्त रजनीश कुमार ने बताया कि इसके तहत पहले दिन लगभग 18 लाख रुपए की राशि वसूल की गई। राज्य के परिवार नियोजन के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार ने कहा कि 2 बच्चों के जन्म में 3 से 5 वर्ष का अंतर जरूरी है। इस अंतर को रखकर तथा परिवार नियोजन के अस्थायी विधियों को अपनाकर मां और उसके जन्मे बच्चों को ज्यादा स्वस्थ एवं निरोग रखा जा सकता है। साथ ही मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जा सकती है। गुमला के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त सुशांत गौरव ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सदर अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत केओ कॉलेज में स्थापित मतगणना केंद्र एवं वज्रगृह तथा डिस्पैच सेंटर पॉलिटेक्निक कॉलेज चंदाली का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया। रामगढ़ जिले में पंचायत चुनाव के प्रथम चरण में जिले के 3 प्रखंडों में 14 मई को मतदान होगा। इससे पहले रामगढ़ एसपी प्रभात कुमार खुद पुलिस पदाधिकारियों, सिपाहियों, गृह रक्षकों और चौकीदारों से रूबरू हुए। उन्होंने सभी को पुलिस लाइन में विशेष दिशा निर्देश दिए। पलामू में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण के मतदान को लेकर मतदान कर्मियों का तृतीय एवं अंतिम रेंडमाइजेशन किया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त शशि रंजन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अंतिम रेंडमाइजेशन कर पूर्व के रेंडमाइजेशन में गठित 825 पार्टियों में से 750 पार्टियों को मतदान केंद्र आवंटित किया। केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड के तत्वाधान में एलिमेंटेड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रोफेसर आदित्य प्रसाद दास ने ट्रॉपिकल बीमारियों के गंभीर परिणामों का उल्लेख करते हुए इन बीमारियों के ऊपर जागरूकता अभियान आरंभ करने पर जोर दिया। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने नई दिल्ली में पार्टी के झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे से मुलाकात की। उन्होंने श्री पांडे को जन जागरण यात्रा कार्यक्रम, सदस्यता अभियान एवं मधुबन पारसनाथ के चिंतन शिविर, प्रमंडलीय कार्यकर्ता प्रतिनिधि सम्मेलन संवाद, राज्यव्यापी 1 दिवसीय जिला स्तरीय कार्यकर्ता प्रतिनिधि सम्मेलन संवाद सहित राज्य में सभी प्रखंडों में संपन्न हुए संवाद कार्यक्रम के संबंध में जिला संयोजकों द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट का विस्तृत प्रतिवेदन दिया। और आइए अब देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम में कितना खास है आज का दिन। आज की कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी और भारत के पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को याद कर रहे हैं। उनका जन्म 13 मई 1905 को नई दिल्ली में हुआ था। 1925 में जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात के बाद वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में आए और स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल हो गए। उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। इसके लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया और 3.5 साल के लिए जेल भेज दिया गया। स्वतंत्रता के बाद फखरुद्दीन 1952 में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। इसके बाद वे असम सरकार के महाधिवक्ता बने और फिर 2 बार असम विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए। वे 1967 में लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। इसके बाद 1971 में वे फिर लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए और कैबिनेट मंत्री के रूप में उन्होंने खाद्य और कृषि, सहकारिता, शिक्षा, औद्योगिक विकास और कंपनी कानून से संबंधित विभिन्न जिम्मेदारियां संभाली। फखरुद्दीन अली अहमद 1974 में भारत के 5वें राष्ट्रपति बने। इस पद पर रहते हुए जब वो नमाज पढ़ने के लिए तैयार हो रहे थे तो अचानक गिर पड़े और 11 फरवरी 1977 को उनकी मृत्यु हो गई। आज हम गांधीवादी स्वाधीनता सेनानी वी.आर. कृष्णन अच्युतचंद को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका निधन 13 मई 2004 को हुआ था। मलयालम और अंग्रेजी भाषा के प्रतिभावान लेखक कृष्णन कोचीन स्टेट प्रजा मंडलम के संस्थापक महासचिव थे। ये भारत की स्वतंत्रता से पहले कोचीन रियासत में कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक इकाई थी। वे दीनबंधु समाचार पत्र के संस्थापक संपादक
भी थे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को सही अर्थों में अपने क्षेत्र में जन जन की पार्टी बना दिया था। वी.आर. कृष्णन अझुतचंद का जन्म 25 अप्रैल 1909 को त्रिशूर के अविनिशेरी में हुआ। वो 1925 में त्रिशूर में महात्मा गांधी के साथ बैठक के उपरांत स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल होने के लिए प्रेरित हुए। कोचीन के राजा की संप्रभुता समाप्त करने और उत्तरदायी सरकार की स्थापना के उद्देश्य से 9 फरवरी 1941 को प्रजामंडलम की स्थापना की गई। जनवरी 1942 में प्रजामंडलम ने इरिंजालाकुडा में पहली वार्षिक सभा आयोजित करने का फैसला किया। दीवान A.W. डिक्सन ने प्रजामंडलम की गतिविधियों से राजा के प्रति वैमनस्य उत्पन्न होने की वजह से सभा पर रोक लगा दी और प्रतिबंध के परिणाम स्वरूप अझुतचंद सहित प्रजामंडलम के कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 5 अगस्त 1942 को बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के लिए गांधी जी के नेतृत्व में सम्मेलन आयोजित किया गया। अझुतचंद और एस. नीलकांडा अय्यर प्रजामंडलम के प्रतिनिधि के रूप में सम्मेलन में शामिल हुए। प्रजामंडलम ने 1945 में चुनाव का सामना करने का निर्णय किया। अझुतचंद को निर्विरोध रूप से कोचीन विधान परिषद के लिए चुना गया। अझुतचंद नेमारा के प्रतिनिधि के रूप में त्रावणकोर कोचीन विधान परिषद के सदस्य भी थे। स्वतंत्रता के उपरांत अझुतचंद ने अपना जीवन लोगों और लेखन के लिए समर्पित कर दिया। उन्हें वी.आर. कृष्णन अझुतचंद आत्मकथा के लिए 2000 में केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 13 मई 2004 को वी.आर. कृष्णन अझुतचंद का निधन हो गया। महान राष्ट्रवादी नेता को हमारा नमन। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आईएएस पूजा सिंघल पर बढ़ती जा रही है ईडी की दबिश। कल भी पूजा सिंघल, उनके पति अभिषेक झा और सीए सुमन कुमार सिंह से घंटों हुई पूछताछ। राज्य में पहले चरण के लिए कल होने वाले मतदान को लेकर तैयारियां पूरी। पोलिंग पार्टियों को मतदान केंद्रों के लिए किया जा रहा है रवाना। गिरिडीह में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, अन्य 5 लोग घायल। पिछले कई दिनों से लगातार जिले में बढ़ रहा है सड़क दुर्घटना का मामला। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में अधिकतम तापमान में वृद्धि की संभावना। 17 मई को कई इलाकों में हल्की बारिश का पूर्वानुमान।